लोग आपके साथ आज डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। ये होने के बाद अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे उनका स्पीच होने के बाद आपका सवाल आप मुझसे पूछते हैं। तो एक बार मैं तीनों को यहाँ पे वेलकम करता हूँ। स्टार्ट विद द पहले हम क्वेश्चन के साथ। गुड इवनिंग दोस्तों। पहले MDRT प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया को। स्थानीय बाजार में सफलता कैसे हासिल करना टॉपिक है 4 बार और इस टॉपिक में मैं बात करूंगा सेल्स प्रोसेस के ऊपर। सेल्स प्रोसेस एज एन इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस प्रोफेशनल क्या हम लोग कर सकते हैं या जो मैं कर रहा हूं उसके बारे में मैं बात करूंगा। एज एन इंश्योरेंस एजेंट पहले ये मैं चाहता हूं कि हम लोग सभी जो भी सक्सेसफुल होना चाहता है हमको पहले मार्केट में उतरना चाहिए। जिस मार्केट में हम काम करते हैं, मैं बॉम्बे में काम करता हूं, तो बॉम्बे में मार्केट में मुझे प्रेजेंट रहना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो मार्केट है सभी अभिकर्ता के लिए अवेलेबल है, उसमें किसी एजेंट की मोनोपोली नहीं है। कई सारे बड़े एजेंट हैं लेकिन ऐसे नहीं है सिर्फ उनको मार्केट अवेलेबल है, हमको भी मार्केट अवेलेबल है, सभी को मार्केट अवेलेबल है। जो भी मैक्सिमम वक्त मार्केट में गुजारेगा उसको सफलता मिलेगी। फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इंश्योरेंस एजेंट इज प्रोस्पेक्टिंग। इसके बारे में कई सारे स्पीकर्स ने आज बात की है, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग जैसे हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद कोई हमको सिखाता नहीं है, माँ हमको नहीं सिखाती है कि सांस कैसे लेना है, ना डॉक्टर सिखाता है ना आया सिखाती है, हम सांस खुद ब खुद सीख जाते हैं। आज मेरी उम्र अब 57 ईयर्स की है। 57 ईयर्स तक कंटिन्यूसली मैं सांस ले रहा हूँ। मैं कभी सोच नहीं सकता कि बाबा इतने साल से मैं सांस ले रहा हूँ, जरा 10 मिनट के लिए मैं थोड़ा आराम कर लूँ, सांस बंद कर लूँ। क्या होगा अगर सांस बंद करता हूँ तो अलविदा हो जाएगा। सेम वे फॉर एन इंश्योरेंस एजेंट प्रोस्पेक्टिंग अकॉर्डिंग टू मी इज लाइक ब्रीदिंग। जैसे सांस लेना है वैसे ही प्रोस्पेक्टिंग करना है। प्रोस्पेक्टिंग जैसे हम लोग करते हैं वो इट्स नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। ऐसे नहीं है कि 10 दिन में एक बार प्रोस्पेक्टिंग करें। जैसे रोज सांस लेते हैं वैसे प्रोस्पेक्टिंग भी रोज करनी है। प्रोस्पेक्टिंग के कई सारे मेथड्स हैं, लेकिन उसमें एंडलेस चेन मेथड करके है जो मैं फॉलो करता हूँ। जो भी हमारे करंट क्लाइंट्स हैं जिसको हमने पॉलिसी बेची है उससे जाके हम लोग मिल सकते हैं एंड वी कैन आस्क फॉर प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट देखो मांगने से ही मिलेगा। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है टू आस्क फॉर प्रोस्पेक्टिंग। क्लाइंट को जाके हम लोग आस्क कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि हमको प्रोस्पेक्ट चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हम लोग पूछेंगे उसमें फोकस रहना चाहिए। क्लाइंट को स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने चाहिए। जैसे मैं जो क्लाइंट को पूछता हूँ कि सर आपके पास या आपके नॉलेज में ऐसे कई लोग हैं जिनकी शादी में आप गए साल गए थे, एक साल में आपने जिसकी शादी अटेंड की सर उसके नाम जरा मुझे दे दीजिए। गए 3 या 6 महीने में किसी नए बच्चे का जन्म हो गया, उनके नाम दे दीजिए। तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको क्लाइंट को पूछने हैं। ऐसे नहीं पूछने हैं कि बस सर जरा 2-4 जन का नाम दे दीजिए। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट प्रोस्पेक्टिंग। जैसे प्रोस्पेक्टिंग खत्म होता है या हमारे पास मैक्सिमम लिस्ट जमा हो जाती है प्रोस्पेक्ट्स की, जिस एजेंट के पास मैक्सिमम लिस्ट है उस कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी हाई। He'll feel very confident। क्योंकि क्या है कि अगर 2 या 5 जन हमारे से मीटिंग करने के बाद भी पॉलिसी नहीं लेती है फिर भी हमारे पास भंडार है, तो द एजेंट कॉन्फिडेंस लेवल इज हाई जिसके पास प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट की बड़ी लिस्ट है। प्रोस्पेक्टिंग जैसे तैयार होती है हमारी लिस्ट, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आती है दैट इज अप्रोच। क्लाइंट को हमको अप्रोच करना है फ़ोन करके। अप्रोच में हमको कुछ सेल की बात नहीं करनी है। वी हैव टू अप्रोच द क्लाइंट एंड आस्क फॉर प्रॉपर टाइम। क्लाइंट को आधा घंटा या पौने घंटे का वक्त मांगना है। मैं सर आके फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करूंगा और उस अप्रोच के बाद सफिशिएंट वक्त अगर क्लाइंट देता है तो हमको जाके उनको मीटिंग करना है। नेक्स्ट स्टेप अप्रोच के बाद जैसे अपॉइंटमेंट मिलती है वी गो एंड मीट द क्लाइंट। क्लाइंट को हम लोग जब भी मिलते हैं तो फर्स्ट मीटिंग में जैसे क्लाइंट को हम लोग मिलते हैं सेल के बारे में मैं बात नहीं करता। आई टॉक टू हिम अबाउट हिज फाइनेंशियल कैपेसिटी। जितना हो सके मैक्सिमम मैं प्रोबिंग क्वेश्चन पूछता हूँ उसकी करंट इन्वेस्टमेंट जो है उसकी लिस्ट में मांगता हूँ उससे। करंट इन्वेस्टमेंट उसकी कहीं पे भी हो, उसके इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट हो
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, फिक्स डिपॉजिट्स है, पोस्ट में है, पीपीएफ है, रियल एस्टेट है, सभी। देखो फर्स्ट मीटिंग में शायद सभी इन्वेस्टमेंट वो दे नहीं पाए हमको। जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की डिटेल हमारे पास आएगी। ये सब डेटा जब गैदर होता है, उसके फाइनेंशियल कैपेसिटी हमको पता चलती है, और उसके बाद में मैं उनको पूछता हूँ सर आप महीने का कितना सेविंग कर सकते हो। वो भी उसकी कैपेसिटी है 15,000, 20,000, 25,000, जो भी सेविंग करता है वो मैं पूछ लेता हूँ। दिस इज नोन एज FC, फाइनेंशियल कैपेसिटी। उसके बाद मैं क्लाइंट के साथ मोटिवेट करता हूँ कि उसके फाइनेंशियल नीड्स के बारे में बात करूँ। आज वो ऐसे है कि बॉम्बे में इतने लोग बिजी है पैसा कमाने में कि फाइनेंशियल उनकी नीड्स क्या है उसके बारे में सोचने के लिए किसी को वक्त नहीं है। सुबह आदमी उठता है, ये सोचते हैं आज मैं कितना कमाऊँ। जो भी पैसा कमाया हुआ है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट मैच्योर भी हो गए वो भी पता नहीं। तो आई मोटिवेट क्लाइंट टू थिंक अबाउट हिज फाइनेंशियल नीड्स। उसकी नीड्स क्या है? चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, उनके शादी के लिए पैसा चाहिए, रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। आज ऐसे हो गया है कि रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि 2008 के बाद कोई कंपनी ऐसी नहीं है प्राइवेट या पब्लिक जिसमें पेंशन देते। पेंशन प्रोडक्ट नहीं बोलूँगा, पेंशन देना टोटली बंद हो गया है। तो एज एन एडवाइजर आई मोटिवेट क्लाइंट टू थिंक अबाउट देयर फाइनेंशियल नीड्स, जिसमें रिटायरमेंट का प्लान हो गया, जिसमें उसके बच्चों का एजुकेशन का प्लान हो गया, और उसके शादी के लिए भी पैसा जमा करना है। तो आई मोटिवेट क्लाइंट टू टॉक टू देम एंड टॉक विद देम अबाउट द फाइनेंशियल नीड्स। तो मैं पहले मीटिंग में उनसे फाइनेंशियल कैपेसिटी, उनकी डेटा गैदर करता हूँ, उनके फाइनेंशियल नीड्स के बारे में बात करता हूँ। देन आई टेल द क्लाइंट कि मैं अभी एक 8-10 दिन के बाद वापस मिलता हूँ। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल मैं प्लान डेवलप करूँगा आपके लिए, और फिर 1 हफ्ते के बाद मैं उनको मिलने को जाता हूँ। जब मैं मिलता हूँ उस क्लाइंट को, मैं उनको बताता हूँ सर आपने मुझे फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी बता दी, आपके फाइनेंशियल नीड्स भी आप मुझे बता दी। अभी मैं जाके 1 हफ्ते में क्या किया, मैंने एक ब्रिज बनाया है जिससे आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी से आई हेल्प यू रीच योर फाइनेंशियल नीड्स विद द लीस्ट रिस्क मेथड। ये लीस्ट रिस्क मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो किसी रिस्की प्रोडक्ट से सर मैं आपकी फाइनेंशियल नीड्स सेटिस्फाई नहीं करना चाहता। आई वुड लाइक टू सेटिस्फाई योर फाइनेंशियल नीड्स विद द लीस्ट रिस्क मेथड। ये करने के बाद क्लाइंट से बात करता हूँ। क्लाइंट को कई बार ऐसे होता है कि सर प्लान तो अच्छा है, लेकिन तकलीफ ये आती है चेक देने के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं तो क्लाइंट शायद रेजिस्ट करता है। 20% 30% टाइम चेक मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि क्लाइंट पोस्टपोन करता है, क्लाइंट कभी फ़ोन नहीं उठाता है, बाद में होता है। तो हियर कम्स द स्टेज व्हेन आई हैव टू मोटिवेट द क्लाइंट टू गो इन फॉर द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जल्दी लेने के फ़ायदे क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ क्लाइंट को मैं ये बोलता हूँ सर बॉम्बे में एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो गया है जो बांद्रा वर्ली सीलिंग था। बांद्रा वर्ली सीलिंग का जब ब्रिज का प्रोजेक्ट तैयार हो गया, आर्किटेक्ट ने ब्रिज का प्लान भी बनाया और उसका कॉस्ट अभी कुछ 8,300 crores का आ रहा था जब ये प्लान हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेट डिले हो गया इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। और जब एक्चुअली 6 या 7 साल के बाद वो प्लान रेडी हो गया, ब्रिज तैयार हो गया, उसकी कॉस्ट करीब 20,000 करोड़ तक गई। सेम वे सर आपका जो प्लान बनाया मैंने रिटायरमेंट के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए, आज वो प्लान करीब 30,000 पर मंथ में हो सकता है, लेकिन अगर आप डिले करते हो तो ये 30,000 में प्लान बनेगा नहीं, आपको शायद 35,000, 40,000, 50,000 भी लगेंगे। तो आई हैव टू मोटिवेट द क्लाइंट टू गो इन फॉर द प्लान इमीडिएटली और टेक एक्शन इमीडिएटली। तो ये सेल्स प्रोसेस मेरा हमेशा रहता है। इन दिस सेल्स प्रोसेस आई हैव नॉट टॉक विद हिम एनीथिंग अबाउट इंश्योरेंस। कोई प्रोडक्ट के बारे में मैं बात नहीं करता। मैं उनको बोलता हूँ सर प्रोडक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आपके जो गोल्स हैं वो रीच करना इम्पॉर्टेंट है। कौन से प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ वो मेरी क्या बोलते हैं, दैट इज़ माई प्रेरोगेटिव। मैं डिसाइड करूँगा। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दवाई देता है, तो दवाई हम लोग ले लेते हैं ना, डॉक्टर को क्वेश्चन नहीं करते। सेम वे कीप फेथ ऑन मी, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, और जो भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिया है, जो भी सजेस्ट किया है, दैट विल हेल्प यू रीच योर फाइनेंशियल गोल। थैंक यू।